Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again I have come along with some of the important concepts of physics of class 11. In last video I discussed about the dimension and the dimensional formula. Some of the important physical quantities are also there whose dimensional formula must be known to us. As I told you in the previous lecture that I would continue with the dimensional analysis in this lecture as well. So let's start to go for the dimensional formula of different physical quantities which are very important for us. सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो प्लेन एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ मींस व्हाट? लेंथ। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कैपिटल एल। रेडियस इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ, उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा कैपिटल एल। तो ये क्या हो गया? 1। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला 1 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने पूछा प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल कितना होता है? रेडियन। क्लियर? उसी तरीके से हमारे पास एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। और सॉलिड एंगल का जनरल फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। अच्छा, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर। और रेडियस है, रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला एल, रेडियस स्क्वायर, इसलिए क्या होगा? एल स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? 1। अगर ये भी 1 है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस। मतलब सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं पूछूं यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल, यूनिट, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, ये सभी को मालूम है। क्लियर? यहां पर ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है? विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। मतलब ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता? तो आपको मालूम है प्लेन एंगल का डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट है। सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? इसके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2। ओके। उसके बाद वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक और एल से मल्टीप्लाई करोगे, तो एल से मल्टीप्लाई किया तो ml²t-2 वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। इसके अलावा चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमने पढ़ा था। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्लियर? अब इस तीनों डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या है, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला समझेंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। जनरल फार्मूला ये, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जस्ट रिमेंबर दिस वन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला ml²t-2। ml²t-2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? AT। वेरी गुड। तो मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? ml², ये t ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? t टू द पावर -3। ये a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। thereafter there is another physical quantity that is resistance। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से।
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है ml² t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? A। अब ये A ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml² t टू द पावर -3, A ऊपर गया तो a टू द पावर -1, तो क्या लिखेंगे? a टू द पावर -2। इसका मतलब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला ml² t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जस्ट रिमेंबर दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या है भाई? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है कितना? ml² t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। क्लियर? जब इस सारी क्वांटिटीज को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? m टू द पावर -1 हो जाएगा, l टू द पावर -2 हो जाएगा, t टू द पावर +3 हो जाएगा, एंड a टू द पावर 2 हो जाएगा। So this is the dimensional formula of the conductance. Clear? इसके अलावा कुछ और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में देख लें, है ना? जैसे यहां पर रेजिस्टेंस निकाला है, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं R = ρl डिवाइडेड बाय A। Rho is the resistivity, L is the length, A is the area। अगर आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें जनरल फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस इनटू एरिया, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। दिस इज रेजिस्टिविटी, जस्ट रिमेंबर दैट, यू कैन राइट डाउन, दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कितना है? ml² t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। ये एरिया है तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? l²। ये लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? l। ये l से ये l कैंसिल, यहाँ एक l बचा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ml टू द पावर 3 t टू द पावर -3 and a to the power -2। This is the dimensional formula of the resistivity। ठीक है? उसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। एक दूसरे के साथ लिंक है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। क्लियर? और कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। अरे रेजिस्टिविटी का तो अभी फार्मूला हमने देखा, डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज l टू द पावर 3 t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये जब ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर -3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 a टू द पावर 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कंडक्टिविटी। इसके अलावा एक टर्म है कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपेसिटेंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट रिमेंबर दैट, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? AT। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है, यहाँ पे ml² t टू द पावर -3 एंड a टू द पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर, ये ऊपर जाने पर +3 हो जाएगा, पहले से 1 है तो t टू द पावर 4, एंड दिस इज a टू द पावर +1 और पहले से 1 है तो a टू द पावर 2। So this is the dimensional formula of the capacitance। कैपेसिटेंस के बाद
है एक और टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टेंस, एक दूसरे से लिंक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टेंस, कैपेसिटेंस। तो ससेप्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस 1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या निकाला, ये m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। ये जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -4 a टू द पावर -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ससेप्टेंस का। वेरी गुड। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। क्या होता है परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है इसलिए मैं लिख रहा हूं। कैपेसिटेंस, जब परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला याद रखिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, a इज द एरिया, d इज द डिस्टेंस। हमें इसका फार्मूला निकालना है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, कैपेसिटेंस इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये है कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला, m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2 into what, distance, distance means l divided by area, और एरिया क्या होगा l स्क्वायर। इस l से ये l कैंसिल, ये l ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m टू द पावर -1 l टू द पावर -3, ये -1 हो जाएगा, t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। क्लियर? दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ the relative permittivity, sorry, absolute permittivity in the free space। इसका नाम क्या है याद रखेंगे, absolute permittivity in free space और वैक्यूम। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हमने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा। क्लियर है? इसके बाद जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का निकाला, है ना। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है और सभी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी फिजिकल क्वांटिटी का आपको जनरल फार्मूला मालूम होना चाहिए। जनरल फार्मूला के हेल्प से आप डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। इस सभी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करेंगे, एक बार बुक उठाएंगे, बुक में देखेंगे, आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास 2 kg है और 3 kg है, 2 kg आलू प्लस 3 kg आलू, तो ये कितना हो जाएगा 5। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, kg क्या है, kg मास है ना। मैं बोलूँ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल M। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल M। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M। इसका मतलब है कि kg को kg के साथ जोड़ने से kg मिलता है, मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला को मास के डायमेंशनल फार्मूला से जोड़ोगे तो मास मिलेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर मैंने आपको बोला 2 मीटर प्लस 2 kg, क्या ये कोई वैल्यू देगी?
क्योंकि ये 2 मीटर मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की, और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, मास की। सो लेंथ और मास को जोड़ोगे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा क्या, नहीं, ये गलत है। मतलब आप जब भी जोड़ोगे तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। केजी मतलब मास, मास को मास के साथ जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मास। मतलब मास एक डायमेंशनल फार्मूला है, मास दूसरा एक डायमेंशनल फार्मूला है, दोनों को जोड़ोगे तो आपको मास ही मिलेगा। क्लियर है। जैसे मैं अगर बोलूं 2 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, 6 मीटर। मीटर क्या है, लेंथ है। ये मीटर क्या है, ये भी लेंथ है। और ये मीटर क्या है, ये भी लेंथ है ना। मतलब लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद वही फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है। केजी को केजी के साथ ऐड करेंगे तो केजी ही मिलेगा, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे तो लेंथ मिलेगा, लेकिन अगर लेंथ को मास के साथ ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके साथ साथ मैंने बोला कि मान लो 6 केजी है, 6 केजी माइनस 2 केजी इज इक्वल टू 4 केजी लिख सकते हैं। मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला को मास के डायमेंशनल फार्मूला से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। लेकिन अगर मैंने बोला 6 मीटर माइनस 2 केजी इज इक्वल टू व्हाट, क्या ये पॉसिबल है। ये डिफरेंट यूनिट है और ये डिफरेंट यूनिट है, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। क्लियर है। मतलब लेंथ को मास के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही मिलेगी। लेकिन अगर डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दैट। जब भी एडिशन होगा तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होगा, जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होगा। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, देखते हैं। अगर मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो यहां पर मैं बोलूं कि 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, क्या ये लिख सकते हैं, हाँ ये तो लिखते हैं। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहां पर क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है लेंथ को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट। हैव यू गॉट माय पॉइंट। मतलब डिवीजन पॉसिबल है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन पॉसिबल है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं। मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, lt माइनस 2। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, mlt माइनस 2। यहां पर भी हमने क्या देखा, मास को लेंथ से मल्टीप्लाई किया है ना, और टाइम से भी मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है एंड डिवीजन भी पॉसिबल है। लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। कभी भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस वन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, मतलब वैसा क्वांटिटी जो एक जैसा हो उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। मास प्लस मास इज इक्वल टू मास, मतलब मास को मास के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी states that only same kind of physical quantity, same kind of physical quantity
कैन बी एडेड, subtracted और equated। ये इंपॉर्टेंट है। सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। लेकिन जब मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का भी डिवीजन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जस्ट रिमेंबर दिस वन। इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया, लेकिन किताब में जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, इट स्टेट्स दैट, अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। इट स्टेट्स दैट all the terms of any physical equation must have same dimensional formula on either sides। Have you got my point? मतलब आपके पास कोई एक फिजिकल इक्वेशन है, उसमें जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल में मैं बोलूं, जैसे मैं s इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला सभी को मालूम है, क्लियर है। मैं आपको बोलूं जो मल्टीप्लीकेशन ये क्या होता है, एडिशन के साथ ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे ये ut एक टर्म है और हाफ at स्क्वायर एक टर्म है और s एक टर्म है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मल्टीप्लीकेशन में आप ये नहीं बोल सकते u and t अलग अलग टर्म है। मल्टीप्लीकेशन को एक टर्म मानते हैं या डिवीजन को भी हम लोग एक ही टर्म मानते हैं, लेकिन जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन के साथ जितने टर्म्स होते हैं वो अलग अलग टर्म्स कहलाते हैं, क्लियर है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर, मान लो यहाँ पर लिखा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू जेड। मैं आपसे पूछूं कितने टर्म्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर 4 एडिशन, यहाँ पर 4 टर्म्स को ऐड किया गया है। एडिशन में ये टर्म्स कहलाते हैं, तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं, 5। लेकिन अगर मैंने बोला p डिवाइडेड बाई क्यू प्लस r डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू z, मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कितने टर्म है, तो जो डिवीजन होता है वो एक टर्म कहलाता है। यहाँ पर ये भी एक टर्म है, एडिशन के साथ अलग अलग टर्म होते हैं, मतलब एक टर्म दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, क्लियर है। अगर मैंने ऐसे लिखा पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू जेड, मतलब पी क्यू एक टर्म है, आर एस एक टर्म है और जेड एक टर्म है, क्लियर है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो जब भी आप ऐड कर रहे हो तो इस पी क्यू का जो डायमेंशन होगा, आर एस का भी डायमेंशन वही होना चाहिए और जेड का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा गया है, इट स्टेट्स दैट ऑल द टर्म्स of any physical equation must have same dimensional formula on either sides। मतलब इस साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इस साइड में भी डायमेंशनल फार्मूला वही होना चाहिए। तो यहाँ s है, यहाँ ut है, मतलब ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इसका भी वही होगा, तभी हम ऐड कर सकते हैं, और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा, तभी हम इक्वेट भी कर सकते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे हम लोग क्या है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई m, है ना, where x is displacement, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, and m is mass। तो आपको a का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। किसका डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, a का। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a,
मतलब ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो एक्स क्या है, इसका मतलब यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, उसमें हमने क्या बोला कि दोनों इक्वेशन के दोनों साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होगा। मतलब इस साइड जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, इस साइड भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ x है, तो x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l। x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला l। और ये हमारा a है, a का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। और m का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M। मतलब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाय m। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ l, dimensional formula of length and dimensional formula of mass, that is L into L. Have you got my point? So हमने यहाँ पर A का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया। उसी तरीके से हमसे कोई भी डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा सकता है। मान लिया जाए हमने यहाँ पर लिखा A डिवाइडेड बाई x प्लस B इंटू टी इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख दू m। हैव यू गॉट माई पॉइंट? वेयर, क्वेश्चन है हमारा, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है, और m क्या है, मास है। जस्ट रिमेंबर दैट। अच्छा, इसमें आप बताइए कितने टर्म्स हैं। डिवीजन वाला एक टर्म कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी एक टर्म कहलाता है, और इक्वेशन वाला, इक्वेशन दोनों साइड में एक दूसरा टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब a बाई एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो bt के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए, और bt का जो डायमेंशनल फार्मूला वो मास के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a बाई x, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a बाई x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m। क्लियर? अच्छा, मैं x का डायमेंशनल फार्मूला बोलूं तो x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, x का डायमेंशनल फार्मूला होता है l। x इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज m। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, a का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m इंटू l। वेरी गुड। तो a का तो डायमेंशनल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी b का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अच्छा, bt को भी क्या लिख सकते हैं, bt इज इक्वल टू m। क्लियर है? मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bt, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m। क्लियर है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m। अब ध्यान से देखिए, b, t का डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल T, m का डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल M। क्लियर? तो मैं आपसे पूछूं b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो b का डायमेंशनल फार्मूला m डिवाइडेड बाय कैपिटल T, ये t यहां से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, mt माइनस 1। मतलब b का आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। ये किसके हेल्प से आपने कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से। वेरी गुड। इस तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। इस तरीके से मैंने बोला कि मान लिया जाए, यहां पर मैंने लिखा है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू, यहां पर लिखा b इंटू टी। क्लियर? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू बी टी। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है, और m क्या है, m मास है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a कैलकुलेट करना है और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b कैलकुलेट करना है। जस्ट रिमेंबर दिस वन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b।
फिर यहां पर याद रखिए a माइनस एक्स है, मैंने क्या बोला था, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x एक डिस्प्लेसमेंट है, तो बताइए a क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखें कि अगर हमें a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो हम सिंपल सा बात बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, l। क्लियर? अच्छा, जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आप जब करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। जस्ट रिमेंबर दैट, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला था L माइनस L इज इक्वल टू व्हाट, L। ये यूनिट है, ये डायमेंशन है। आप लोग बोलोगे L माइनस L इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है, मैंने इससे पहले आपको समझाया है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। L क्या है, हमारा यूनिट है या डायमेंशन है। क्लियर? तो मैं यहां पर बोलूं डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, मास, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, bt, मतलब b का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो t का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T। वेरी गुड। तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, l डिवाइडेड बाय m, और ये t नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय t। So L m to the power minus 1 t to the power minus 1. This is the dimensional formula of B. Have you got my point? According to this, we can solve any kind of questions related to the dimensional formula. तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन के तौर पे। मान लिया जाए मैंने लिखा है ये x प्लस ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस टी डिवाइडेड बाई बी, सी माइनस टी डिवाइडेड बाई बी, सी माइनस टी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पर x क्या है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, t हमारा टाइम है ना। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, b कैलकुलेट करना है, c कैलकुलेट करना है और d, मतलब a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, c का डायमेंशन एंड d का डायमेंशन, ये सभी का डायमेंशन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने देखा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ डिवीजन पॉसिबल है या फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? अब हम लोग देखें कि जो डायमेंशनल फार्मूला है उसका यूज क्या है। हम लोग क्यों डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला है ना। डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या है, हम लोग यूज पढ़ लेते हैं, यूजेस, इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है कि आपका इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप जब लिखते हो, जैसे कि अगर मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन सही है या गलत, अगर इसको चेक करना है तो हम डायमेंशनल फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। इसलिए हमने पहला यूज क्या बोला, टू चेक the correctness of the equation, to check the correctness of the equation, मतलब किसी फिजिकल इक्वेशन का इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, है ना। किसी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो चेक करना हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है? या फिर
अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डिराइव करना हो, जैसे मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, अगर इसको डिराइव करना हो F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, अगर प्रूफ करना हो, है ना, डिराइव करना हो, तो डिराइव करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या लिखेंगे दूसरा, टू डिराइव एनी फिजिकल इक्वेशन, वेरी गुड। इसके अलावा मान लिया जाए 10 kg है, 10 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है, 10 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 10,000 ग्राम, है ना। तो इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब एक यूनिट को, वन फॉर्म ऑफ यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ यूनिट, मतलब केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें किसका यूज करना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला का। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज, टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट into another form of unit। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द यूजेस, तो आप ये बताएंगे। आपसे ये पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस, तब भी आप यही बताओगे, ये एडवांटेजेस भी है, इसको हम लोग एडवांटेजेस भी बोल रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। तो सबसे पहला एडवांटेज या पहला यूज के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारा करेक्ट है या नहीं, उसको प्रूव करना है, उसको चेक करना है। क्लियर। तो मान लिया ऐसा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। है ना, यहां पर F इज इक्वल टू ma, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये इक्वेशन सही है, आपको चेक करना है। तो हम लोगों को मालूम है कि ये इक्वेशन सही है ना, हम लोगों को मालूम है। लेकिन अगर मान लो कि आप लोगों को नहीं मालूम होता, तब आप इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो फोर्स का जो डायमेंशन होगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, जस्ट रिमेंबर दैट। हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है, LHS, है ना। LHS का डायमेंशन क्या है, LHS मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमें मालूम है, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन। और RHS हमारा क्या है, RHS MA है ना। तो RHS हम लोग देखते हैं क्या है, RHS M इंटू A। अच्छा, M का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M, और A का डायमेंशन क्या होता है, A का डायमेंशन होता है LT⁻²। इसका मतलब LHS RHS के बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। हैव यू गॉट माय पॉइंट, ये इक्वेशन क्या है हमारा, करेक्ट है। हमने क्या देखा कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होता है, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी हमने यही देखा कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, तो इक्वेशन के दोनों साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होना चाहिए। अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 है, तो MA का अगर डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 हो जाता है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, S इज इक्वल टू UT, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो LHS हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू S। तो S क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L लेंथ। RHS क्या है हमारा, RHS है हमारा दूसरा, RHS क्या है, U इंटू T। U क्या है, U तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT-1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 और T का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T। सो T⁻⁻1 एंड T⁻1, ये क्या हो, T⁻0, मतलब ये 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, L।
हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हमने क्या देखा है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये इक्वेशन सही है। ऐसे हम लोग को पहले से मालूम है, लेकिन हम लोग को डायमेंशनली प्रूव करना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। क्लियर? उस तरीके से आपको एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई Z। T is what? T is the time period. T is the time period. L is what? L is the length. And G is what? G is the gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Clear? अभी हम लोगों को ये बताना है कि इन दोनों का डायमेंशनली जो इक्वेशन होगा वो करेक्ट है या नहीं। मतलब अगर LHS में T है तो RHS में भी क्या होना चाहिए, T ही होना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। लेट्स सी दैट। तो मैं पहले LHS ले लेता हूं। LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू T, और T का डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैपिटल T है। T मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम। क्लियर? अब दूसरा है RHS। RHS को हमने क्या लिखा? 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई Z। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। कांस्टेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये तो 1 हो जाएगा। अंडर रूट ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L। ये Z है, Z मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT माइनस 2। तो हम लोग यहां पर पुट करेंगे LT माइनस 2। L से L कैंसल। अब ध्यान से देखिए, T माइनस 2 ऊपर चला गया तो T टू पावर 2 हो गया। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? T हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देखिए, LHS का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो T है, और RHS का भी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो T है। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हमने पहला यूज के बारे में डिस्कस कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट 2 यूज है, पहला क्या, दूसरा कौन सा यूज है? दूसरा टू डिराइव द फिजिकल इक्वेशन, और तीसरा टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ यूनिट। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट वंस अगेन। थैंक यू।